सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके क्लास 12 का चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल ज़रूर आता है और आपके बोर्ड में भी इसके काफ़ी सारे डेरिवेशंस आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम फुल चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल का जो भी क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। सो हम पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट टॉपिक्स है दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट वो समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम ही करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट से रिलेटेड आपके घर में जो यूज़ होता है करंट वही करंट है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक है, जिसका मतलब है डेफिनेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, करंट किसको बोलते हैं, तो पहले वो जानना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब हम देखते हैं, चलो जो करंट का डेफिनेशन है वो द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन में टाइम रेट ऑफ फ्लो, आपको रेट समझ में आता है कि नहीं? रेट मतलब है, अब डिफरेंशिएट जो है डेरिवेटिव वो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में, डी क्यू बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसे बोलते हैं रेट। मतलब टाइम के अनुसार ये कितना चेंज हो रहा है उसे बोलता है रेट। जैसे कि ये द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज का जो फ्लो है वो टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन एक नया टर्म, क्रॉस सेक्शन क्या होता है? अगर आप एक सिलेंडर मान लो या पीवीसी पाइप मान लो, ये एक पीवीसी पाइप है, ओके। इस पीवीसी पाइप को अगर तुम परपेंडिकुलरली ऐसे कट करोगे तो टॉप व्यू क्या होगा? ऐसे सर्कल होगा ना। सपोज ये एक पाइप है, इसे हम बीच में से ऐसे कट करेंगे तो क्या होगा? टॉप व्यू क्या होगा? एक ऐसे होगा ना। तो ये क्या हो गया? ये सर्कल हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। मतलब ऐसे जो भी क्रॉस सेक्शन है इसमें से पास होने वाला। सो द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब ऐसे क्रॉस सेक्शन के जो चार्जेस जो पास हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मतलब उसे हम लिखते हैं I इज इक्वल टू लिमिट डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी एंड डेल टी टेंस टू ज़ीरो। डेल टी टेंस टू ज़ीरो मतलब जब टाइम एकदम ज़ीरो की टेंस कर रहा है, मतलब ज़ीरो होने जा रहा है लेकिन ज़ीरो नहीं है। आप लोग लिमिट तो पढ़ा ही है क्लास 11 में। सो लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो डेल क्यू बाई डेल टी, इसे बोलते हैं करंट। और किसी भी चीज़ का जो फंक्शन और जिसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है उसका अगर लिमिट लेके डेल टी टेंस टू ज़ीरो होगा तो उसे हम ऐसे डी क्यू अपन डी टी से रिप्रेजेंट कर सकता है। और ये जो डी क्यू अपन डी टी है इसे बोलता है रेट। सो करंट क्या हुआ? डी क्यू बाई डी टी। ये याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में ये यूज़ होगा, ठीक है। तो करंट का डेफिनेशन हमें पता चल गया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट, दैट इज आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन कैसे होता है? आप लोग सभी इलेक्ट्रॉन से जानते हो इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है तो करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? बिल्कुल ऑपोजिट होगा, दैट इज़ दिस वे, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव कर रहा होता है उसके ऑपोजिट में करंट का डायरेक्शन होता है। हम बाद में एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि करंट का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट क्यों होता है, ओके। फिलहाल आप ये समझ रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में करंट का डायरेक्शन होता है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन
वही है हमारा करंट का डायरेक्शन, मतलब आई का डायरेक्शन। ओके, अब जो है एक बात आप सभी स्टार मार के ऐसे लिख लेना कि करंट डज नॉट चेंज विथ क्रॉस सेक्शन, मतलब करंट क्रॉस सेक्शन के साथ चेंज नहीं होता है। ऐसा कि ये एक पतला पाइप है, एक मोटा पाइप है, ये और भी मोटा पाइप है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए था कि करंट का कुछ वेरिएशन होना चाहिए था, इसमें ज़्यादा, इसमें कम, और या फिर इसमें कम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। करंट डज नॉट चेंज विथ क्रॉस सेक्शन, मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, तीनों क्या होगा, सेम होगा, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। करंट किसी से भेदभाव नहीं करता है, क्रॉस सेक्शन से तो बिल्कुल नहीं करेगा, भेदभाव करेगा, बाकी आगे जाके हम देखेंगे रेजिस्टेंस के साथ कैसे भेदभाव होता है, लेकिन इसमें भेदभाव नहीं होता है। करंट डज नॉट चेंज विथ क्रॉस सेक्शन, इसे स्टार मार्क देके लिख लेना, क्वेश्चंस में ये अप्लाई होगा। अब जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ करंट, मतलब करंट का टाइप कितना है, करंट कितने प्रकार का है। तो करंट का टाइप है दो, एक है ऑल्टरनेटिंग करंट और एक है डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट खुद एक चैप्टर है, आप बाद में देखेंगे क्लास 12 में, लेकिन डायरेक्ट करंट का कोई चैप्टर नहीं है। फिलहाल हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि किसे क्या बोलते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब नाम ही है, ऑल्टरनेट होता है, मतलब चेंजेस होता है कुछ। डायरेक्ट करंट मतलब कुछ चेंज नहीं होता है, एकदम सिंपल रहता है, जो पहले था वही होगा, ठीक है। सो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है, अगर आप y एक्सिस में करंट लेंगे और x एक्सिस में आप टाइम लेंगे तो आपको ये देखने में लगा कि सिनोसोडियल और इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब इसे बोलेंगे हम 1 साइकिल। ओके, सो 0 से मान लेते हैं हम टाइम t, इसमें क्या हुआ 1 साइकिल, जहाँ से शुरू होगा वहाँ से आपका जो साइन है, साइन की जो ग्राफ है बिल्कुल वैसा, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अब डायरेक्ट करंट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। डायरेक्ट करंट का भी 2 प्रकार होता है, एक होता है क्या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और एक होता है क्या सिर्फ और सिर्फ आपका जो पॉजिटिव सर्कल है ये, दैट इज नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जो डायरेक्ट करंट का टाइप है, एक को हम बोलेंगे पल्सिंग डीसी, ठीक है। पल्सिंग डीसी का मतलब क्या हुआ, सॉरी पल्सेटिंग, ठीक है। पल्सेटिंग डीसी मतलब पल्स, इसे हम पल्स भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे आपका नर्व हो गया, क्या होता है पल्स, ठीक है। आपका एक टाइम पीरियड के बाद बार बार धड़कता रहता है, वैसे ही ये एक सही टाइम के अनुसार, एक स्पेसिफिक टाइम के अनुसार क्या होगा, आपका ये वैल्यू जो है बार बार रिपीट होगा, और इसका जो वैल्यू है ये सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में होता है, इसे बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। और एक होगा आपका कांस्टेंट डीसी, मतलब जिसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। अगर पहले आप 5 एम्पियर करंट है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, देन बाद में भी क्या होगा 5 एम्पियर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट रहेगा। ये था बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सिंबल है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका प्लस माइनस बार बार क्या होता है ऑल्टरनेट होता है, इसलिए इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डायरेक्ट करंट है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक प्लस और एक माइनस। सो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा ये बेसिक है लेकिन इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अब जो टॉपिक है दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन मतलब है एक डिस्क्रीट मैनर में आपका जो है वो वर्क करता है, ठीक है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यह कहता है टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू आपका जो है वो N इंटू E इस फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले इलेक्ट्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट चार्ज, और इसी के रेस्पेक्ट में हम जैसे यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। 2 के पास अगर 10 मैंगो है तो एक के पास क्या होगा, वैसे ही मेथड लगाएंगे यूनिटरी मेथड, और इसे समझना ज़रूरी है। दैट इज़ टोटल चार्ज इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर N इज़ इंटीजर
और इसका वैल्यू है जो 0 1 2 3 ऐसे करके होगा, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। इसे आप याद रखिए, दैट इज Q इज इक्वल टू एनी, क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। ओके, अब जो टॉपिक है इसका नाम है करंट डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। सो करंट डेंसिटी, करंट का डेंसिटी, करंट क्या क्वांटिटी है। अरे हमने वो तो डिस्कस ही नहीं किया करंट क्या क्वांटिटी है, तो चलो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे करंट डेंसिटी। ओके, करंट वेक्टर या स्केलर, करंट का डायरेक्शन रहता है, जी हाँ बिल्कुल रहता है, मैंने पहले ही बोला आपको, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो उस हिसाब से करंट वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है। तो क्या क्वांटिटी है भाई, मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाया था, करंट इज़ द टेंसर क्वांटिटी। एक्चुअली जो भी क्वांटिटी है सभी टेंसर क्वांटिटी है। उन टेंसर क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया है रैंक में, जैसे 0 रैंक, 1 रैंक, सेकेंड रैंक, ऐसे करके। 0 रैंक में जो है वो है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है जो उसका रैंक है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। वेक्टर के बाद जो भी होगा, सपोज आपका एक्सेलरेशन तो नहीं, आपका जार्क है, जो जार्क शायद आपका वो सेकेंड रैंक होगा शायद उसका। तो इतना याद रखिए कि जो वेक्टर है वो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। फर्स्ट ऑर्डर भी अब याद नहीं रखेंगे तो इतना याद रखिए कि ये टेंसर क्वांटिटी है। सो क्या हुआ, करंट इज टेंसर क्वांटिटी और फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। अब हम करंट डेंसिटी को जो है वो डिस्कस करते हैं। करंट डेंसिटी क्या बोलता है, और इसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। मतलब अगर कोई भी कंडक्टर है तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो, मतलब करंट पास हो रहा है, तो इसका जो करंट डेंसिटी होगा दैट इज J इज इक्वल टू I अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया A। क्या, I अपन A, मतलब करंट अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो करंट डेंसिटी इज द करंट पर यूनिट एरिया, J इज इक्वल टू I अपन A। अब इसी का हम 2 केसेस देखते हैं। केस ये है कि एक कंडक्टर कैसे रहता है, ये होता है एक सिंपल कंडक्टर। ओके, अब जब ये ऐसे नहीं होकर कोई इसे ऑब्लाइकली काटेगा, पहले हम इसको परपेंडिकुलर काटा था तो टॉप व्यू क्या था, सर्कल था। अब इससे हम क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे, मतलब थोड़ा एंगल में काटते हैं। तो इसका जो ये पार्ट है वो ऐसे नहीं दिखकर कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना। तो पहले कैसे था, ऐसे था, अब कैसे दिख रहा है, ऐसे। ऐसे विजुअलाइज कर पा रहे हो ना। तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ, और करंट का डायरेक्शन जो भी होगा, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी वही होगा। तो J का भी डायरेक्शन इस तरफ। इसमें एरिया जो है, इस छोटा सा हम मान लेते हैं एरिया, तो इसका डायरेक्शन ds ऐसे होगा, और जो नॉर्मल वेक्टर है n वो भी ऐसे होगा। इसमें क्या हो रहा है, आपका करंट इस तरफ, I, J भी इस तरफ, लेकिन ds एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। जो एरिया है, एरिया वेक्टर, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट इज दिस वे। तो इस बार ds और जो J है, पहले क्या था, 0 डिग्री में था। J इस तरफ, ds भी इस तरफ, लेकिन इस बार J इस तरफ और ds इस तरफ। तो पहले ऐसे था ना सीधा, अब ऐसे एंगल में है। तो मान लेते हैं ये एंगल जो था थीटा था, पहले ऐसे था तो एंगल थीटा था। तो इसका और इसका जो एक्सिस है दोनों का, वो थीटा हो गया। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा,
और अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, डी एस का कॉम्पोनेंट लेंगे, दैट इज़ डी एस कॉस थीटा, और ऊपर डी एस साइन थीटा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। तो अब j का वैल्यू क्या होता है, i, और छोटा सा एलिमेंट लिया था हमने, दैट इज़ डी आई अपन एरिया, एरिया क्या होगा, डी एस कॉस ऑफ थीटा, दैट इज़ डी आई इज इक्वल टू जे इंटू डी ए कॉस थीटा। डी आई इज इक्वल टू जे इंटू डी ए कॉस थीटा है, तो इसमें से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल। सो डी आई को जब हम इंटीग्रेट करेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे, डी आई का क्या होगा आई, और जे क्या है, कांस्टेंट रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा मतलब ओनली डी ए। क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। सो जे इंटू डी ए कॉस थीटा क्या होगा, जे डॉट डी ए, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू डी ए। तो पहले तो आप ये दो फॉर्मूला याद रखिए, एक क्या जे इज इक्वल टू आई अपन है, और दूसरा क्या आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे इंटू डी ए, ओके। और इसका यूनिट क्या होगा, करंट का क्या है, एम्पियर पर एरिया का क्या, मीटर स्क्वायर, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और ये जो दो फॉर्मूला है, दैट इज करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ करंट डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो रिलेशन है वो है जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें नहीं है, सिग्मा का मतलब है कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपन रॉ, दैट इज रेजिस्टिविटी। सो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जे इज इक्वल टू सिग्मा के जगह आप 1 अपन रॉ भी पुट कर सकते हैं, तो क्या आएगा आपका ई अपन रॉ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, इसे स्टार मार्क देके आप लिख लेना, साथ में ये भी लिख लेना। अब जो टॉपिक है दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से डेरिवेशंस का आते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन ये बोलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एवरेज वेलोसिटी, क्या, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द चार्ज पार्टिकल्स इन ए कंडक्टर। ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेगा ना, तो कितने रहेंगे पार्टिकल्स, एक ग्लास वाटर में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अब बोलेंगे इनफाइनेट, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ, ओके। सो वैसे ही इसमें भी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, इनफाइनेट चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो वो जो इनफाइनेट चार्ज पार्टिकल्स है वो इसे जिगजैग करके मोशन में रहते हैं, एक और दूसरे को मतलब धक्का देते हैं। कब धक्का देते हैं, जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हुआ आपका ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया मैंने, ओके। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ पॉजिटिव पॉजिटिव, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ मूव करेंगे। अब इसे हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके आएंगे और नेगेटिव टर्मिनल में जाकर घुसेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन, फिर जो नेगेटिव चार्जेस है वो ऐसे करके पॉजिटिव में आकर घुसेगा, ओके। सो अब हम इसे उल्टा करके समझते हैं कि एक बैटरी है और बैटरी में आई करंट निकला और जाके ऐसे पास हो गया, तो इस जो आई करंट निकलेगा उसे करंट निकला मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, और वैसा तो हो ही रहा है क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ नेगेटिव चार्जेस वो इस तरफ आएगा, आकर पॉजिटिव में अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना, क्या हुआ, हम एक बैटरी लेकर एक कंडक्टर के साथ जोड़ दिया, ठीक है, करंट प्रोड्यूस होगा आई, करंट कैसे जाएंगे, ऐसे जाकर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे वापस आएंगे, तो करंट का डायरेक्शन ये है, इस तरफ करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बाद इस तरफ आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब करंट को अपोज कर रहा था। सो करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें से पता चल गया। मैंने आपको बोला था एक्सपेरिमेंट करके हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। अब ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये वापस आकर इससे अंदर रहना होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सो इसमें से जब ये करंट ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को धक्का दे रहा होगा, तभी तो मोशन आगे बढ़ रहा होगा ना। अगर करंट ये जाकर यहाँ पर रुक गया और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन के साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो ये चार्जेस है वो आपस में एक दूसरे के साथ मोशन करे, टक्कर करे, मतलब टक्कर दे। ये इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर देगा, ये इसको टक्कर देगा, ये इसको टक्कर देगा। ऐसे जब आपस में टकराएगा तभी एक जिगजैग मोशन करेगा। उसी के बदौलत क्या होगा, आपका जो मोशन है इलेक्ट्रिक चार्जेस का वो पॉसिबल होगा। और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो मोशन होगा जिगजैग में, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसमें से जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब जो टाइम लगेगा, आप अगर उस डिस्टेंस को रिलैक्सेशन टाइम मतलब जितना टाइम लग रहा है उससे डिवाइड करोगे तो जो वेलोसिटी आएगा उसे हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसलिए कहा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द चार्ज्ड पार्टिकल्स इन ए कंडक्टर। आसान शब्दों में अब हम ये देखेंगे, चार्जेस ऐसे जिगजैग मोशन कर रहे होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये आ गया, और मान लेते हैं कि और एक मोशन करेगा जो इलेक्ट्रॉन वो ऐसे आ गया, ठीक है। सो एक और ये दो पॉइंट, इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में जब टाइम t0 और टाइम t=t टाइम के जो चेंजेस हो रहा है इसमें जो डिस्टेंस कवर होंगे ये एवरेज डिस्टेंस, इसी एवरेज डिस्टेंस के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसे हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। तो आप डेफिनेशन याद रखना एग्ज़ाम में लिखने के लिए, और ये जो मैंने आपको समझाया अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छा है, नहीं तो इसका जो डेरिवेशन है उससे आपको समझना पड़ेगा क्योंकि वो बोर्ड में डेरिवेशन आते हैं। सो इसमें कितने पार्टिकल्स थे, चार्ज पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। तो सभी का मान लेते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं किए तो सभी का मान लेते हैं हम इनिशियल जो वेलोसिटी है सबका क्या u, और u का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा इनिशियल। क्यों 0 क्यों होगा? क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं किया था तब सभी चार्जेस जो है वो रेस्ट में था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी सबका क्या होगा, 0 होगा। सो हम मान लेते हैं सभी पार्टिकल्स का, n पार्टिकल्स का इनिशियल चार्जेस था u1 u2 u3 ऐसे करके, u1 u2 u3 ऐसे करके अप टू un। और बाद में टाइम t=t में 0 से टाइम t=t 0 से टाइम t=t में क्या हुआ, आपका वेलोसिटी v1 हो गया, v2 हो गया, v3 होगा, ऐसे vn। सो इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू E। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू E। सो इसमें फोर्स क्या लग रहा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें फोर्स भी लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ही तो है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसमें फोर्स क्या लग रहा होगा, दैट इज Q इंटू E, मतलब टोटल चार्ज जितना है सभी का समेशन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा है। सो Q क्या होगा, टोटल चार्जेस होगा। सो फोर्स क्या लग रहा है, Q इंटू E। अब फोर्स अगर सेम लग रहा होगा सभी में, सभी चार्जेस में फोर्स तो सेम लगेगा क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सभी को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सभी में अप्लाई हो रहा है, इसलिए सभी का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा क्योंकि फोर्स सेम है। सो एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम a।
नाउ फाइनल वेलोसिटी क्या, v1 v2 ऐसे करके हम जानते हैं काइनेमेटिक्स के एक फॉर्मूला था आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो अगर ये फॉर्मूला है तो चार्ज पार्टिकल नंबर 1, एक नंबर पार्टिकल जो है चार्ज ऐसे करके n नंबर था। सो एक नंबर का फाइनल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टी वन, v2 क्या होगा u2 प्लस ए टी टू, ऐसे करके vn क्या होगा आपका un प्लस ए टी एन। ओके, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है हमें। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, सभी का समेशन करेंगे, उससे कितना पार्टिकल से उससे डिवाइड करेंगे। जैसे तुम्हारे क्लास में 10 स्टूडेंट्स है और 10 स्टूडेंट के सभी का मार्क्स जो है उसके एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, सभी को समेशन, सभी का सम कर दोगे, मतलब सभी का प्लस कर देंगे मार्क्स डिवाइडेड बाय क्या, टोटल स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे। तो हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वी डी, सफिक्स में वी डी। सो वी डी इज इक्वल टू व्हाट, आपका v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn, मतलब सभी चार्जेस का फाइनल वेलोसिटी अपन कितना पार्टिकल्स था, आपका n पार्टिकल्स था। सो v1 का मतलब u1 प्लस ए टी वन, u2 प्लस ए टी टू, सभी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, प्लस un प्लस ए टी एन डिवाइडेड बाई n। अब u1, u2, u3 सबको हम एक साथ ले लेते हैं, तो और एक्सेलरेशन सभी का सेम है, दैट इज a इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू tn डिवाइडेड बाई n। और इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 हो रहा है, मैंने पहले ही बताया इनिशियली में सबका वेलोसिटी क्या है, 0 है, सभी रेस्ट में है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसके बाद ही वेलोसिटी कुछ मिल रहा था। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी सबका समेशन भी 0 ही होगा, u1 का वैल्यू क्या 0, u2 वैल्यू का क्या होगा 0, ऐसे करके। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, a इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 प्लस tn अपन n। अब a कांस्टेंट है, सभी का सेम, और t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn डिवाइड बाई n। इससे हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज टाइम। जैसे हमने पहले देखा था एवरेज वेलोसिटी क्या, v1 प्लस v2 प्लस vn डिवाइड बाई n, वैसे करके ये। सो एवरेज टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो vd का वैल्यू क्या हो गया आपका, a इंटू टाउ। ओके, अब a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, a इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपन मास। ओके, क्यों, F इज इक्वल टू ma। सो आपका फोर्स क्या था, Q इंटू ई डिवाइड बाई m, क्लियर। सो इसमें हम अब Vd का जो वैल्यू है, A का वैल्यू क्या है, Q इंटू ई डिवाइड बाई m इंटू एवरेज टाइम t, ये हो गया आपका Vd का वैल्यू। इसे स्टार मार्क दे के लिख लेना। इसमें हम एक मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन क्या, इस केस में हम क्या कर रहे थे, चार्ज क्या लिया हमने, इलेक्ट्रॉन। सो Q का वैल्यू क्या होगा, E, और मास किसका मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास, दैट इज Vd इज इक्वल टू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एवरेज टाइम। और इस एवरेज टाइम को एक स्पेशल टर्म दिया है जिसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम और एवरेज टाइम। इसका भी हम डेफिनेशन देखेंगे। ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये डेरिवेशन आपको समझ में आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो टॉपिक है रिलेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। अगर ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका a, करंट पास हो रहा है I, पोटेंशियल डिफरेंस है आपका V, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई किया है हमने E,
और वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होगा, करंट का ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि करंट इस तरफ जा रहा था और इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा तो उसका जो वेलोसिटी है उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ आएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बराबर होता है। तो वी डी का डायरेक्शन भी इस तरफ आएगा। ओके, सो अगर n इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब n एक नंबर होता है, ठीक है, और कौन सा नंबर, पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है उसे डिफाइन करते हैं। और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, v इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तब करंट जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एक रिलेशन में है, उस रिलेशन है I इज इक्वल टू n इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसका आएगा ही, मतलब अंदर में कोई सॉल्व कर है तो यूज़ हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो तो इजी हो गया ना बहुत। सो आई इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, इसे आपको याद रखना है, स्टार मार्क दे के रखना। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा जे अपन एन ई, फिर जे का मतलब सिग्मा इंटू ई अपन एन ई, ऐसे ई अपन रॉ इंटू एन ई, ऐसे होगा, ये आप देख लेना। ओके, सो आज हम यही ख़त्म करते हैं लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में हम बाद में देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक हमने कर लिया है, सो बाकी आगे हम देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर समझ में आया है तो आप एक लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, इसमें हमको मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।